तो देखिए बच्चों, जो आपसे अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ को डिराइव करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गॉस लॉ से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं गॉस लॉ होता क्या है। तो देखिए गॉस लॉ का मतलब क्या है, तो गॉस लॉ को डिफाइन करिए। तो गॉस लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। गॉस लॉ क्या होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, the net electric flux through a closed surface is always 1 by epsilon naught times to the 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed by surface। देखिए क्या लिखा है, the net electric flux through a closed surface is always 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed by the surface। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसी से हमें निकालना है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by epsilon naught times to the net charge q net। तो फाई को हम लिखते हैं q net by epsilon naught, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। याद रहेगा, फाई इक्वल टू q net by epsilon naught। अब अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस थ्योरम क्या है तो आप ये बताएंगे फाई इक्वल क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, या वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का नाम होगा गॉस लॉ। याद रहेगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आते हैं इसके डेरिवेशन पे कि गॉस लॉ का डेरिवेशन क्या है। तो इसके डेरिवेशन को समझते हैं सभी। डेरिवेशन, तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने कोई क्लोज सरफेस बना लिया। एक कोई स्फीयर है, इसके अंदर एक हमने चार्ज रखा क्यू। हमारे पास कोई चार्ज था, उसे हमने सरफेस से क्लोज कर दिया। इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो कोई चार्ज हमारे पास था, उसे किसी गॉसियन सरफेस से हमने क्लोज कर दिया। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या जो फ्लक्स आएगा उसे हम निकालते हैं। तो देखिए सभी, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। अब इसके कहीं पर हम कोई पॉइंट लें, कोई भी छोटा सा एलिमेंट जहां से पास कर रहा है, तो हमने सीख रखा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, देख एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। अब छोटा सा एरिया है तो लिखा हमने डी ए। तो हम अगर फ्लक्स निकालने तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, ई डी ए, दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो फाई होता है, फाई की वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से, ई ए कॉस थीटा, तो एंगल कॉस 0। देन डी फाई की वैल्यू कितना, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू है। अब ऐसे यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें डी फाई तो सेम वैल्यू ई डी ए, देखिए एरिया तो इसी तरफ होगा डी ए, एंगल 0, इस तरफ भी डी और एंगल की वैल्यू 0, तो डी फाई की वैल्यू ई डी ए। अब हमने डी फाई निकाल लिया, तो जैसे हमारे पास डी फाई आया वैल्यू ई डी ए। अब हमें निकालना क्या फ्लक्स के बाद में, तो ध्यान से देखिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इधर इंटीग्रेट करें डी फाई, इधर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब देखिएगा ध्यान से, डी फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकालनी है पॉइंट चार्ज से, अगर डिस्टेंस आर है तो ई तो हमेशा फिक्स आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई के बारे में सोचना ही नहीं, ई तो हमेशा फिक्स है, तो बाहर अंदर डी ए, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा ए, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। फाई की वैल्यू कितनी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आपने लिखा था कि जो नेट फ्लक्स आएगा हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आया डेरिवेशन, इसे नोट करा लिए। फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे।